वेलकम टू तिब्रा क्लासेस ऑनलाइन। बेटा अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट न्यू चैप्टर के बारे में। दैट नेम इज द रिप्रोडक्शन। मीन्स हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, हमको ये जानना है इस वाले चैप्टर के अंदर। बेटा अगर दुनिया के अंदर देखा जाए तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं, और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मीन जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल देखने मिलती है। तो हम इस वाले चैप्टर के अंदर बेटा यही देखना है हमको कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो पहली बात तो ये आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन। मैं जो बार बार वर्ड ले रहा हूँ, बार बार वर्ड कह रहा हूँ, रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोड्यूस का मतलब होता है बेटा अपनी संतान को बनाना या अपनी संतान को पैदा करना, उसे ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इस वाले चैप्टर के अंदर बेटा हमको यही देखना है कि दुनिया के अंदर अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरीके से अपनी संतान को पैदा करते हैं, या ऑफ स्प्रिंग को फॉर्म करते हैं, या अपने बेबी को फॉर्म करते हैं। ठीक है, वही चीज हमको देखने मिले। जैसे बेटा आपको स्क्रीन में दिखा रखा है कि यहाँ पर हमको मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट देखने मिल रहा है। तो एक्चुअली सब कुछ जो खेल है मीन्स ऑफ स्प्रिंग को बनाना जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द गैमेट्स। इन द केस ऑफ द इन द केस ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मेन जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या मल्टी सेलुलर दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके केस में अगर हम देखा जाए तो बेटा जो गैमेट्स होते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके से बेबी को फॉर्म करेंगे। बाकी जो होते हैं जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर गैमेट्स वगैरह तो फॉर्म होते ही नहीं, वो ऐसे ही अलग अलग तरीके से उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, उसी के थ्रू वो नॉर्मली या इजीली अपना आप को रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो हमको वन बाय वन कर वो सारे के सारे मेथड को समझना है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं और किस तरीके से वो अपने ऑफस्प्रिंग को तैयार करते हैं। फिर हमको देखना है बेटा ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो किस तरीके से अपनी ऑफस्प्रिंग को तैयार करते हैं। उससे पहले हमको ये भी जानना है कि बेटा प्लांट्स के अंदर किस तरीके से बेबी फॉर्म होता है, ये प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स कैसे बनता है, फ्रूट्स क्या होता है, ओवरी क्या है, किस तरीके से फॉर्म होती है, वो सारी चीज और उन सारी चीजों के जो आंसर मिलने वाले हैं बेटा हमको इस वाले चैप्टर के अंदर इसके अंदर मिलने वाले हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, देखिए बेटा जैसे कि हमको देखने मिल रहा है स्लाइड में कि एक लायन है और एक लायन के साथ ये ऑफ स्प्रिंग चल रहा है, मीन्स उसका एक बेबी चल रहा है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हुआ, ये जो लायन है ये अपना आप को रिप्रोड्यूस कर गया, मीन्स इसने अपना आप को रिप्रोड्यूस करा और इसने अपने संतान को पैदा कर लिया। मीन्स अगर अपना आप को एग्जिट रखना है दुनिया के अंदर, अपना आप को एग्जिस्ट रखना है, तो हमको रिप्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। मीन्स जो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा दुनिया से उसका नाम खत्म हो जाएगा। जैसे सलमान खान है तो भैया वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एक वक्त वो आ जाएगा कि वो दुनिया से बिल्कुल खत्म, मतलब नाम ही नहीं रहेगा उनका। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर बेटा रिप्रोड्यूस होना जरूरी है, ताकि के संतान बने, और संतान बने तो आप उनके नाम से जाने जाएं। ठीक है, तो मेनली रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस यही होता है। और दूसरा रीजन ये भी होता है ताकि कि हम इवॉल्व हो सके, ताकि कि हम डेवलप हो सके। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या मतलब होता है एवोल्यूशन का, क्या एडेप्टेशन होता है जिसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि दो गैमेट्स हैं, एक मेल गैमेट्स होगा दूसरा फीमेल गैमेट्स होगा, और ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और यहीं से बेबी के फॉर्म की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, देखिए बेटा तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन मीन्स इन एन ऑर्गेनिजम्स फॉर्म देयर ऑफस्प्रिंग, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। जैसे बेटा यहाँ पर लिख भी रखा है कि the production of a new organisms form of the already exist organisms of the same species is known as the reproduction। मतलब कि यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली जो रिप्रोडक्शन होता है वो दुनिया के अंदर पहले ही रहने वाली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वही आगे जाकर अपना आप को रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर अब आपको इस लाइन का मतलब इसमें समझ में अच्छी तरीके से आएगा। जैसे बेटा यहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन दिखा रखा है, मतलब कि कहने का ये है कि यहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करें जिनकी वजह से इनके बेटा पैदा हुए हैं, अब ये रिप्रोड्यूस करें इनके बेटा पैदा हुए, और ये रिप्रोड्यूस करें इनसे ये जनरेशन चालू हुई, या इनसे ये पैदा हुए तो ठीक है अब ये दुनिया के अंदर दिखेंगे, और फिर ये रिप्रोड्यूस करें तो ये दिखे हमको, और ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये फॉर्म होंगे। मतलब कहने का है कि रिप्रोडक्शन होते होते
लास्ट में ये बना है, और ये कहेगा कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी दादी है, दादा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 5-6 जनरेशन चालू हो चुकी है। तो इस जनरेशन में अगर हम देखें तो 5-6 जनरेशन हो गई है, और 5-6 जनरेशन में इनका होना असंभव है। मगर इनका नाम फिर भी लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि इनका यहाँ पर जो वारिस है। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि जो वारिस होगा वो इनके नाम को शो करेगा, ठीक है? तो मेनली रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि कि हम अपना आप को आगे भी, हम भी ना रहें, तब भी हम अपना आप को शो करते रहें अपने नाम से, ठीक है? देखिए जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि एक फैमिली है, सॉरी, जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है? एक फैमिली डायग्राम बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस बेटा ये होता है, जब भी एक ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होती है तो अपने पेरेंट्स से वो सेम नहीं होती। मीन्स थोड़ा बहुत तो सेम होता है, मगर 100% सेम नहीं होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं अपने डीएनए को तुम्हारे डीएनए के साथ मिलाऊं, तो हमारा डीएनए 99.9% ठीक है, मीन्स सेम है दोनों का, मगर 0.1% अलग है, और वो हम दोनों को, मुझको मैं और तुमको तुम बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं अगर 0% 1 की वजह से दिख रहा हूँ, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स रिप्रोडक्शन। अगर आप अपनी तरह दिख रहे हैं, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द 0% डीएनए, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ योर पेरेंट्स। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो जब ऑफस्प्रिंग बनती है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो डीएनए आता है वो पेरेंट्स आता है, और पेरेंट्स से जब डीएनए ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो अपने माता पिता से हो सकता है ज्यादा डेवलप हो। कुछ केसेस में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, उनमें तो लो बन सकती है, कमजोर बन सकती है। जैसे कि एक प्रॉब्लम होती है डाउन सिंड्रोम, तो उसमें बच्चा हो सकता है बहुत ज्यादा मस्त सा एबनॉर्मल पैदा हो जाए, स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, तो उसके केस में तो हो सकता है। मगर देखा जाए तो जो बेबी होता है वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा डेवलप होता है, इन केस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बेटा? तो मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस लिए जरूरी है? ताकि कि एवोल्यूशन हो सके, ठीक है? एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। तो रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है? ताकि कि दुनिया के अंदर एक स्पीसीज जो है वो पूरी जिंदगी भर, या पूरी जब तक दुनिया रहे, जब तक रहे। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री है, अगर मैंगो ट्री अपना आप को रिप्रोड्यूस ना करे, आज से रिप्रोड्यूस होना बंद हो जाए, क्या 100 साल बाद वो मैंगो ट्री देखने मिलेगा हमको? नहीं, क्यों? जब रिप्रोड्यूस नहीं हुआ तो इसकी संतान नहीं बनेगी, संतान नहीं बनेगी तो आगे जाके किस तरीके से हमको दिखेगा? तो वो दिखना बंद हो जाएगा, मतलब कि दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि कि बेटा आगे जाके भी ऑफस्प्रिंग जो बनेगी वो अपने पेरेंट्स को या अपनी जनरेशन को या जितने भी पूर्वज है उनको शो कराएगी कि हाँ पहले मेरे पूर्वज रहे होंगे जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? तो मेनली इसलिए जरूरी है रिप्रोडक्शन होना। एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑन द अर्थ, ताकि कि जो स्पीशीज है वो दुनिया के अंदर सर्वाइव रहे, सर्वाइवल रेट ज्यादा रहे, ठीक है? देखिए जैसे कि ये साहब हैं, तो ये रिप्रोड्यूस तो करेंगे नहीं। जब ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि 200 साल बाद, 400 साल बाद, या 500 साल बाद इनको इतना पॉपुलैरिटी ना मिले जितनी आज मिल रही है। मैं जब ये नहीं होंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा इनका नाम लेना। अगर ये रिप्रोड्यूस करते तो इनकी संतान होती, उनके थ्रू इनको जाना जाता है कि हाँ भाई इनके फादर ऐसे थे। मगर ये ऐसे नहीं होंगे, मीन्स क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। जब रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एक दिन इनका नाम दुनिया से खत्म ही हो जाएगा, ठीक है? देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो बेटा रिप्रोडक्शन मेनली 2 तरह का होता है। एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है बेटा बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है बेटा जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाए। जैसे ह्यूमन के केस में कि एक मेल पेरेंट है, क्या वो खुद ब खुद ऑफस्प्रिंग तैयार कर सकता? नहीं, जब तक उसको फीमेल पार्टनर ना मिले, जब तक वो सेक्सुअल एक्टिविटीज ना करे, कॉपुलेशन ना करे, रिप्रोड्यूस, तभी तक होगा ही नहीं वो। तो मेनली कहने का मतलब ये कि मेल के केस में, ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में देखा जाए तो मेल एंड फीमेल आपस में कॉपुलेशन करेंगे, जिसकी वजह से मेनली जो ऑफस्प्रिंग तैयार होगी। मगर कुछ केसेस में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं बेटा वहां पर मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं होता है, मतलब कि वहाँ एक सिंगल पेरेंट होगा, वही मेल वही फीमेल वही सब कुछ है, और उसी से वो अपने संतान को या अपने ऑफस्प्रिंग को तैयार कर देगा। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पर पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, दूसरे पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो बेटा देखिए यहाँ पे यही लिख रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस द प्रोडक्शन ऑफ अ, एक मिनट, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सिंगल ऑफस्प्रिंग या सिंगल पेरेंट, सॉरी,
कि एक ऑफस्प्रिंग का बनना है, एक सिंगल पेरेंट्स है, दैट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमको देखने, एक ही पेरेंट है और इससे क्या हुआ, ये आपस में डिवाइड हुआ और एक पेरेंट और एक ऑफस्प्रिंग बन गई। तो ये चीज हमको शो कर रहा है कि भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है, देखिए ये पैरामीशियम है। अब देखिए यही आपस में डिवाइड हुआ और दो बन गए, मतलब कि पेरेंट्स भी है ऑफस्प्रिंग है, मतलब कि सिंगल पेरेंट से क्या हुआ, एक ऑफस्प्रिंग तैयार हो गई, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर दूसरे पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है बेटा हाइड्रा। तो हाइड्रा क्या कर रहा है, एक अकेला ही हाइड्रा है यहाँ पर, ये हाइड्रा है और हाइड्रा से क्या हो रहा है बेटा, ये इसका बेबी फॉर्म हो रहा है। दैट मीन सिंगल पेरेंट से ही एक बेबी बनना है, दैट्स व्हाई इट आल्सो एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा ये अमीबा है, ये क्या है बेटा, इट इज अमीबा। और अमीबा क्या कर रहा है, अपना आपको ग्रो कराएगा एंड ग्रो करवाएगा तो ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि दो बिल्कुल सेम स्पीशीज या सेम बिल्कुल ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स एक सिंगल पेरेंट से बेबी बनना, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखिए बेटा फॉर एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन डायग्राम है। पहले क्या हुआ, अमीबा था, अमीबा सिंगल पेरेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, अमीबा ने अपना आपकी ग्रोथ करी, जब ग्रोथ करा तो इसने क्या कर लिया, अपना आपको फाइनली दो डॉटर सेल में, ये दो ऑफस्प्रिंग के अंदर अपना आपको रिप्रोड्यूस कर लिया, ऑफस्प्रिंग तैयार हो गई, सिंगल पेरेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरी बात आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको इमेज खुद बता रहा है कि भैया जब मेल एंड फीमेल आपस में दोनों का ऑपुलेशन होगा या सेक्सुअल एक्टिविटीज होगी या इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल parents both involved to make their offspring, that is known as the sexual reproduction। तो देखिए बेटा यहाँ पर लिख रखा है the production of a new organisms from two parents, that is known as the sexual reproduction। देखिए, so these diagrams show to the sexual reproduction। ठीक है बेटा, देखिए ये भी शो कर रहा है मेनली। और देखिए यहाँ पर जब ह्यूमन के केस में हम देखेंगे या एनिमल के केस में देखेंगे तो बेटा वहां पर फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट दोनों ही इन्वॉल्व होंगे और तभी जाकर वो किसको बनाएंगे, जाइगोट को बनाएंगे। जाइगोट मतलब के जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं ना, जब आपस में वो लगते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो बेटा पहले जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है, वहीं से ही फीटस तैयार होना या एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता बनना। ठीक है, देखेंगे यार, मैं सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन ना लो। अभी पहले हम समझ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अभी तो हमको बहुत सारी चीजें बड़ी डिटेल में समझनी है, छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत डिटेल चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है और लेक्चर इसके बहुत लंबे लंबे जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर हुआ क्या कि भैया फीमेल पेरेंट है, मेल पेरेंट है, दोनों के गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे और दोनों के गैमेट्स मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनेंगे। बेटा लिख भी रखा है यहाँ पर, और फाइनली एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दैट शो टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा नेक्स्ट, तो यहाँ पर बता रखा है, बहुत बेहतरीन डायग्राम, बहुत ही प्यारा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुए, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो तैयार हुआ और बेटा बेबी बनता रहा। ठीक है, एम्ब्रियो का मतलब होता है बेटा एक ऐसा मास जिसमें हमको हाथ पैर ना देखने मिले, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। बाद में फिर वो ग्रो होता है, फिर उसमें हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं और हेड बनता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तैयार होने लगते हैं, अब उसको फीटस बोलते हैं, या फाइनली हम उसको बेबी बोल देंगे जब पार्चुरेशन डिलीवरी के थ्रू बाहर निकल जाएगा वो। ठीक है, देखिए तो डिफरेंस देख लेते हैं भैया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। देखिए बेटा, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, तो वी नो वेरी वेल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, जबकि बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, मींस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। गैमेट्स क्या चीज है, कोई मतलब ही नहीं है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स लगेंगे। फिर इट अगर इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, याद रखना बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने मिलता है हमको, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बेटा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना, हाइड्रा, खैर हाइड्रा तो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, होता बहुत छोटा है। तो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं बेटा उनके अंदर हमको मेनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि बैक्टीरिया है बाइनरी फिजन करता है तो उसमें भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, ठीक है। एंड इट अगर इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में, हमारे में भी मिलेगा, जितने प्लांट्स होते हैं उन सब के अंदर भी मिलेगा। तो याद रखना बेटा प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है ना, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन सब के अंदर हमको मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, ठीक है बेटा। फिर इट डज नॉट लीड टू द वेरिएशंस, मतलब कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होंगे। अभी मैंने दिखाया है आपको कि भैया अमीबा से जब ऑफ स्प्रिंग बनी बिल्कुल सेम टू सेम बनी, मतलब कि कोई भी वहां पे डिफरेंशिएट नहीं है। जबकि आप बताइए जैसे आप है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल आपकी तरह है, नहीं ना, या आप बिल्कुल 100% अपने पेरेंट्स की तरह है, नहीं ना। तो मतलब कि पेरेंट्स में और ऑफ स्प्रिंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, मतलब कि वेरिएशंस बहुत ज्यादा होगा। तो याद रखना बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग तैयार होती है वो अपने माता पिता से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा अलग होती है, ठीक है बेटा। देखिए लिख भी रखा है यहाँ पर कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन होता है, मतलब कि ऑफस्प्रिंग अलग होगी, वो इवॉल्व हो चुकी है अपने माता पिता से, इसी वजह से अलग है, ठीक है। देखिए बेटा, तो अब हम वन बाय वन करके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको समझेंगे, मतलब कि बाइनरी फिजन क्या है, ठीक है, और मल्टीपल फिजन क्या होता है, और अलग अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स होते हैं, वो क्या क्या कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब चीज देखनी है हमको। देखिए बेटा जैसे लिख भी रखा है यहाँ पर कि पहले बात आती है बेटा फ्यूजन की, द फर्स्ट इज फ्यूजन। तो इन दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट और डिवाइडेड इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास अमीबा, अमीबा जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, मतलब कि सिंगल सेल है और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, दैट्स व्हाई दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो बेटा वो स्प्लिट होता है, मींस दो पार्ट में टूटता है, और जैसे ही दो पार्ट में टूट जाएगा तुरंत ऑफस्प्रिंग तैयार, ठीक है। तो याद रखना अमीबा के केस में अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो स्प्लिट होगा और ऑफस्प्रिंग को तैयार कर लेगा, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पर हमको दिखा रखा है ये अमीबा है, तो देखिए अमीबा धीरे धीरे टूट रहा है और दो ऑफस्प्रिंग में तैयार हो गया ना। देखिए एक अमीबा है अभी और एक अमीबा अब दो ऑफस्प्रिंग के अंदर तैयार हो गया। देखिए मैं आपको सर्कल बनाकर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए पहले एक था, भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मैंने यहाँ पर समझा रहे हैं कि अमीबा इस तरीके से स्प्लिट, इस तरीके से टूटता है, मतलब कि एक अमीबा जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दो ऑफस्प्रिंग को तैयार कर लेगा, ठीक बेटा। देखिए ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम भी ऐसे स्प्लिट हो रहा है, मतलब कि एक पैरामीशियम था वो स्प्लिट हो गया और एक से दो पैरामीशियम बन गए, ठीक है। एंड दिस शू टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा ये अमीबा है, एक्चुअली ये होता है अमीबा, ठीक है। अमीबा जो होता है बेटा लूज मोशन करने के लिए यही सबसे बड़ा इन्वॉल्व पैथोजन है, ठीक है। तो याद रखना ये जो होता है, जो लूज मोशन होता है ना हमको कंटामिनेटेड वाटर लेने की वजह से, तो उसमें कभी कभी अमीबा का भी रोल होता है। इसीलिए हम अमीबा को मारने के लिए कुछ ड्रग देते हैं जिसको बोलते हैं एंटी अमीबोइक ड्रग, मीन्स एंटी मीन्स अगेंस्ट में, अमीबोइक मतलब कि अमीबा को मारने के लिए। तो एंटी अमीबोइक ड्रग होती है, जैसे कि एक होती है मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल ऐसी ड्रग है जो कि अमीबा को किल करने के लिए यूज करते हैं जब लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं किसी को, ठीक है। देखिए सो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, आपको याद रखनी है ये कि कहाँ पर क्या क्या चीजें। याद रखना अमीबा के अंदर बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सूडोपोडिया। तो ये क्या है, सूडोपोडिया। और क्या क्या होगा अमीबा के अंदर, मैं आपको ना ड्रॉ कर कर बताता हूँ अमीबा के अंदर क्या क्या होता है। देखो बेटा अमीबा ऐसा बनेगा, ये अमीबा बन गया, ठीक है। अमीबा के सेंटर में क्या होगा बेटा, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिलेंगे ना बेटा, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये हो गया या ये हो गया, इनको बोलते हैं बेटा सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इनको, सूडोपोडिया। और फिर आपको सेंटर में देखने मिल रहा है ये क्या है बेटा, ये एक न्यूक्लियस है। क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी होगा इसमें, इसी वजह से तो ये यूकैरियोटिक सेल है। इसमें बेटा हमको फूड वैक्यूल भी देखने मिलता है, ठीक है। बीच में लिक्विड भरा होगा जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसमें राइबोसोम भी होंगे। तो ये सब चीजें इसके अंदर होंगी, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि अमीबा के अंदर क्या क्या चीज है। बस ये याद रखना कि अमीबा जो होता है मूवमेंट करता है किसके थ्रू बेटा, सूडोपोडिया के थ्रू। और सूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो अमीबा की बॉडी से बाहर की ओर निकले हुए होते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, तो ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एनिमेशन चल क्यों नहीं रहा है, चलेगा। देखो एक बैक्टीरिया से क्या हो रहा है बेटा, दो बैक्टीरिया बन गए,
और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले एक बैक्टीरिया था और एक बैक्टीरिया से क्या हुआ, दो बैक्टीरिया बन गए, मतलब कि एक से दो का बनना, दैट इज बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो बेटा अमीबा भी ऐसे ही करता है, पैरामीशियम भी ऐसा करता है, बैक्टीरिया भी ऐसा ही बाइनरी फ्यूजन को शो करता है। याद रखना बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, एक बॉडी का दो बॉडी में डिवाइड होना, दैट इज नोन एज द बाइनरी फ्यूजन। देखिए बेटा यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि भैया पहले अमीबा की एक बॉडी है और अमीबा की एक बॉडी में ग्रोथ होती है, फिर ये दो अमीबा में स्प्लिट हो जाती है, मीन्स दो अमीबा बन जाते हैं एक से, दैट्स व्हाई एक से दो का बनना, दैट इज बाइनरी फ्यूजन। देखिए बेटा नेक्स्ट आता है मल्टीपल फ्यूजन। बेटा मल्टीपल फ्यूजन जो होता है ना वो प्लाज्मोडियम करता है। एक्चुअली प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा, आपने सुना होगा मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया जो होती है ना वो होती है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। मीन्स प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्लाज्मोडियम आता है, एक मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज होती है, तो मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज कैरियर होती है प्लाज्मोडियम की। जैसी मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज हमारी बॉडी पर काटेगी तो तुरंत वो काटते समय में अपनी बॉडी से प्लाज्मोडियम को निकाल लेगी और प्लाज्मोडियम को निकालकर हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करा देगी, मीन्स हमारे ब्लड के अंदर डाल देगी। जैसे प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में चले जाएगा तो हमारे ब्लड के अंदर रहती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम ग्रो करता रहेगा, से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 64 होगा, 128, 256, इस तरीके से मल्टीप्लाई करता रहेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से कई हजार हो जाएंगे प्लाज्मोडियम, एक प्लाज्मोडियम से कई हजार प्लाज्मोडियम हो जाएंगे। इसी वजह से कह रहे हैं बेटा हम कि जो मेनली प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है, अपने अंदर मल्टीपल फ्यूजन करता है, मीन्स अपना आपको मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है। मीन्स एक प्लाज्मोडियम से आप हजारों प्लाज्मोडियम को बना सकते हो, और ये होता है सिर्फ किसमें, आरबीसी के अंदर। और आरबीसी जब बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं एक आरबीसी के अंदर, आरबीसी फट जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर हो जाएगी तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। खैर ये आप समझेंगे जब बेटा आप 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ आप अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो जब आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर, वहाँ देखेंगे आपके एक्चुअली मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया में रिंग्स कैसे बनती हैं, मलेरिया किस तरीके से हमारे लीवर से जाकर आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में कैसे ग्रो होगा। ठीक है, वो सब चीज देखेंगे आप बेटा कहाँ, मेनली जब आप मलेरिया 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो बस आपको याद रखना है कि भैया जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है ना जो मलेरिया करता है, उसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होता है। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर देखने मिल रहा है कि पहले एक प्लाज्मोडियम था और यहाँ पर देखो एक से बहुत सारे प्लाज्मोडियम हो गए, और यहाँ पर क्या हुआ, फिर आरबीसी रप्चर हो गई, फट गई, और यहाँ से देखो कितने सारे प्लाज्मोडियम बाहर देखने मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन कौन शो करता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर आरबीसी रप्चर हो रही है और यहाँ से प्लाज्मोडियम हमको निकलते हुए दिख रहे हैं। देखिए तो पहले बात आती है मल्टीपल फ्यूजन की, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म द मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पर बताने की कोशिश करें कि भैया जब पेरेंट जो मल्टीपल फ्यूजन में एक सिंगल पेरेंट्स होता है वो अपना आपको स्प्लिट करता है और बहुत सारी ऑफस्प्रिंग को तैयार कर देता है, दैट्स व्हाई दैट इज द मल्टीपल फ्यूजन। और एग्जांपल क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम। ठीक है बेटा, देखिए एक होता है बेटा लेशमैनियक, तो लेशमैनियक भी बेटा बाइनरी फ्यूजन करता है, क्या करता है वो, बाइनरी फ्यूजन। और ये है बेटा लेशमैनियक का इन्फेक्शन। तो लेशमैनियक एक हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, इन्फेक्शन कर देता है, बड़ा खतरनाक इन्फेक्शन करता है। ये आपको देखने मिल रहा है स्क्रीन पर, यह है लेशमैनियक। ठीक है, देखिए ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है अगर लेशमैनियक हमारी बॉडी पर अटैक करे। देखिए ये लेशमैनियक इन्फेक्शन है। ठीक है बेटा, देखिए ये भी लेशमैनियक इन्फेक्शन है, ये होता है बेटा लेशमैनियक। तो देखिए हम देखते हैं किस तरीके से लेशमैनियक जो था अपना आपको डिवाइड करता है। देखिए बेटा यहाँ पर पहले ये एक लेशमैनियक है और एक से कितने लेशमैनियक बन गए, दो बन गए। तो अब बताओ एक से दो बनना है, दैट्स व्हाई मल्टीपल फ्यूजन है या बाइनरी फ्यूजन है बेटा, ये मेनली बाइनरी फ्यूजन है, क्योंकि बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लेशमैनियक इन्वॉल्व है और एक से कितने बनने हैं, दो बनने हैं, दैट्स व्हाई इट इज बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है बेटा, हमारे पास कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एल्गी। तो एल्गी क्या करती है, अपना आपको तोड़ती है एक से दो पार्ट में। ठीक है, या अगर एक एल्गी हमारे पास और उसको हमने 1000 पार्ट में भी तोड़ दिया तो बेटा वो 1000 ही एल्गी बन जाएंगी। मतलब कि हमारे पास एक एल्गी होती है जिसको बोलते हैं हम स्पायरोगायरा एल्गी। तो स्पायरोगायरा एल्गी जो होती है अपना आपको ब्रेक डाउन करती है हजारों पार्ट्स में और हजारों पार्ट से हजारों स्पायरोगायरा एल्गी बन जाती है। तो याद रखना स्पायरोगायरा एल्गी जो होती है बेटा वो किस चीज को शो करती है, मेनली
फ्रेगमेंटेशन को शो करती है। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है कि द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू अ 2 और मोर पीसेस। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, स्पायरोगायरा। देखिए बेटा ये क्या, इट इज स्पायरोगायरा एल्गी। क्या है बेटा ये, स्पायरोगायरा एल्गी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमको शो कर रहे हैं कि मेनली ये एक स्पायरोगायरा एल्गी है, और स्पायरोगायरा एल्गी जो है बेटा वो 2 पार्ट में टूट गई और यहीं से ये ग्रो हो गई। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पायरोगायरा दिखा रखा है। ठीक है, और ये जरूरी नहीं 2 ही पार्ट में टूटेगी, ये 1000 पार्ट में भी टूट सकती है, और 1000 से 1000 ही स्पायरोगायरा एल्गी बनेंगी। देखिए बेटा, ये एक्चुअल हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने हैं कि किस तरीके से स्पायरोगायरा एल्गी होती होगी। पता है बेटा, स्पायरोगायरा एल्गी को स्पायरोगायरा एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो अलग ही शेप का होता है, स्पायरल शेप का होता है। ठीक है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है कुछ ऐसा होता है, वो स्पायरल शेप का, ये कुछ ऐसा बेटा। ठीक है, ये आपको स्पायरल शेप देख रहे हैं स्प्रिंग की तरह, तो बिल्कुल ऐसे ही इसका क्लोरोप्लास्ट होता है। देखिए देखने मिल रहा है आपको, तो ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है स्पायरोगायरा एल्गी के अंदर कैसा होता है, वो स्पायरल शेप का होता है। दैट्स व्हाई स्पायरोगायरा एल्गी इज नोन एज स्पायरोगायरा एल्गी इज नोन एज द स्पायरोगायरा। ठीक है, देखिए बेटा ये स्पायरोगायरा एल्गी का डायग्राम है, तो आपको कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। ये इसमें दिखा रखा है कि भाई ये स्पायरोगायरा एल्गी है, उसको हमने इतना सा काटा, और काटने के बाद हमको कुछ इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। देखिए बेटा ए कहाँ है क्लोरोप्लास्ट, हाँ देखिए ये रहा, तो दिखा रखा है ना ये क्लोरोप्लास्ट है, स्पायरल शेप में है ना बेटा, स्पायरल शेप में क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट देखिए, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन में अंतर क्या है बेटा? जो फ्यूजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक में होता है, या हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक में, जैसे बैक्टीरिया है और अमीबा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबके अंदर फ्यूजन होता है। क्या होता है बेटा? फ्यूजन होता है। मगर जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन। तो ये बोर्ड में पूछे जाने वाला एमसीक्यू है, या एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिखाया, तो आप इसको भूलना मत ना, याद रखना। ठीक है, देखिए बेटा नेक्स्ट बात आती है रीजनरेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा वो रीजनरेट कर जाते हैं। मतलब जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप अपना हाथ काट लें तो क्या हाथ दोबारा आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाथ जो होगा वो रीजनरेट नहीं कर पाएगा। मगर बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेते हैं। मतलब कि अगर आप किसी की बॉडी को 1000 पार्ट में भी तोड़ोगे ना, तो वो 1000 पार्ट से फिर 1000 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। जैसे कि हमारी बॉडी है कि अगर मैं अपना बॉडी को 3 पार्ट में तोड़ दूं, एक यहाँ से, एक यहाँ से और नीचे से, तो क्या 3 वकार सर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, उनको अगर हम 10 पार्ट में भी तोड़ेंगे ना, तो वो 10 के 10 ही बन जाएंगे। देखिए, और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारे पास? प्लेनेरिया या हाइड्रा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये क्या है बेटा? इट इज द प्लेनेरिया, जिसको बेटा हम फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, प्लेनेरिया एंड फ्लैट वॉर्म जो होता है बेटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर रीजनरेटिंग पावर होती है। चलिए बताइए, हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें रीजनरेटिंग पावर होती है? बताइए, बताओ कौन सा ऑर्गन होता है वो जो हमारी बॉडी के अंदर रीजनरेट कर लेता है? दैट इज लीवर। लीवर ही बेटा हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर आप उसको जहां से काटोगे वहीं से ग्रो हो जाएगा। दैट्स व्हाई द लीवर हैव कैपेबिलिटी फॉर द रीजनरेशन। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, पहले यहाँ पर दिखा रखा हमको साबुत प्लेनेरिया, हमने क्या करेंगे उसको कट कर दिया। देखिए हमने कट कर दिया। अब ये कट करने के बाद ना यहीं से 4 के 4 प्लेनेरिया बन जाएंगे। मीन्स एक प्लेनेरिया से कितने प्लेनेरिया बने? 4 बन गए। मीन्स रीजनरेटिंग पावर है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और बेटा ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये होता है रीजनरेटिंग पावर। जैसे कि आपने देखा होगा कि लिजर्ड होते हैं, तो लिजर्ड की अगर आप टेल काट दोगे ना, दोबारा लिजर्ड ग्रो कर जाएगी। दैट मीन्स लिजर्ड की जो टेल होती है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है दोबारा रीजनरेट करने की। ठीक है, ये होता है बेटा फ्लैट वॉर्म, इट इज फ्लैट वॉर्म। ये होता है बेटा हाइड्रा। तो हाइड्रा भी बेटा रीजनरेशन को शो करता है। ठीक है, देखिए बेटा ये आपको देखने मिल रहा है कि एक कंटेनर के अंदर हमने छोटा सा हाइड्रा रख रखा है। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे हाइड्रा हमको दिखा रखे हैं इन्होंने। ये देखिए, एक तो ये रहा हाइड्रा, एक ये रहा हाइड्रा, ये रहे हाइड्रा। तो बेटा ये छोटे छोटे से ना हाइड्रा हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रा है जो कि रीजनरेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेटा बडिंग क्या होता है। तो बडिंग जो शो करता है बेटा वो कौन शो करता है? मेनली
जितनी हमारे पास फफूंद होती है या फंगाई होती है या फूई होती है, तो फूई जो होती है बेटा मेनली किसको शो करती है, वो बडिंग को शो करती है। और हमारे पास हाइड्रा जो होता है बेटा, हाइड्रा भी बडिंग को शो करता है। किसको शो करता है, वो बडिंग को भी। तो याद रखना फूई एंड जो हाइड्रा, हाइड्रा देखो दो चीजों को शो कर रहा है, एक तो रीजनरेशन को भी और बडिंग को भी, ठीक है। और जो हमारे पास ईस्ट होती है या फंगाई होती है या फूई होती है, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा बडिंग को ही शो करता है, ठीक है, या फ्रेगमेंटेशन को भी शो करता है जो फंगाई होती है। देखिए यहाँ पर लिख रखा है कि इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज द बर्ड एंड विच देन अटैच डी अटैच फ्रॉम द न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, यहीं से क्या होगा, एक बर्ड निकलेगी, और ये बर्ड जो है ना, ये समझ लो ये पेरेंट है और यहाँ से इसका बेबी फॉर्म हो रहा है। देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा, तो यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि ये एक हाइड्रा है, ये ग्रो हुआ, यहाँ पर ये इसका बेबी तैयार हो गया, ये धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो होता रहेगा और फिर ये इसकी बॉडी से डी अटैच हो जाएगा, मीन्स हट जाएगा, ठीक है। एंड दिस शो टू द बडिंग। देखिए बेटा यहाँ पर भी शो कर रहा है कि यहाँ पर ये ग्रो हुआ, ग्रो होता रहा और ग्रो हुआ, और ये अब धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। दैट मीन दिस शो टू द बडिंग। ये किस चीज को, ये कौन सा है बेटा, ये ईस्ट है, और इससे पहले जो दिखाया मैंने आपको हाइड्रा। देखिए नेक्स्ट बात आती है बेटा स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जितनी फंगाई होती है ना, कुछ फंगाई हो गई, कुछ एल्गी हो गई, तो वो क्या करती है, अपने अंदर से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स रिलीज करती है, और वो ग्रेन्यूल्स जो हैं जैसे ही कहीं पर मॉइस्ट कंडीशन में जाएंगे वहीं पर ग्रो हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हॉट पॉट के अंदर अगर हम गरम गरम रोटी बनाकर रखें तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, और उसको अगर बंद रखेंगे तो उसके अंदर पहले से ही फंगाई के स्पोर्स होंगे, और वहीं पे 2 दिन बाद 4 दिन बाद हमको अगर ऐसे ही हॉट पॉट बंद रहेगा तो वहां पर हमको फंगाई ग्रो होती हुई दिख जाएगी। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, स्पोर के थ्रू जनरेशन ऑफ या रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म हुआ। दैट्स व्हाई इट इज द स्पोर फॉर्मेशन, मींस स्पोर के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है, बस ये देखिए आप रेड वाली, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस द 100 ऑफ द माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट नोन एज द स्पोर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फंगाई का, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए बेटा, तो यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है एक फंगाई है, इन्होंने जूम करा, जूम करने के बाद यहाँ पर हमको देखने मिल रहे हैं स्पोर्स हैं छोटे छोटे। चलिए और बड़ा इमेज देखते हैं इसका। देखिए बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास फंगाई, और फंगाई के अंदर ये क्या है, छोटे छोटे स्पोर्स हैं, और ये स्पोर बेटा कहीं पर जाकर लगेंगे, अगर वहां पर मॉइस्चर होगा ये वहीं से ग्रो कर जाएंगे। मतलब कि फंगाई जो होती है वो स्पोर के थ्रू भी ग्रो करती है, ठीक है। इसी वजह से तो कहते हैं कि अगर हमारे पास सूखा हुआ टॉवल है, या फॉर एग्जाम्पल आप बाथरूम में से आए हैं और पूरी की पूरी बॉडी जो आपकी मॉइस्ट हो रही है, तो आपको तुरंत कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि कपड़े जो है ड्राई फॉर्म में होंगे, हो सकता है एयर के थ्रू फंगाई के स्पोर आ गए हो, और आपकी बॉडी जो पूरी की पूरी गीली है, और अगर आप उन कपड़ों को पहन लोगे तो उनके अंदर जो फंगाई के जो स्पोर्स हैं वो आपकी बॉडी के ऊपर स्टिक होंगे, चिपक जाएंगे, और वहीं से फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी पे जो दांत वगैरह हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो एन टाइप ऑफ फंगाई। देखिए बेटा, तो स्पोर आया, स्पोर कहीं पर लगेगा, लग गया, और यहीं से ये एक पूरा का पूरा फंगाई तैयार हो जाएगा। तो बेटा ये किस चीज को शो कर रहा है, स्पोरुलेशन को, या स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन को, ठीक है बेटा। देखिए तो बेहतरीन डायग्राम, फैंटास्टिक डायग्राम है, ये शो कर रहा है बेटा। एक्चुअली इसी तरीके से फंगाई जो होता है इस तरीके से स्पोर्स को रिलीज करता है, ठीक है। और ये कौन सी फंगाई है बेटा, ये मशरूम है, ठीक है। तो मशरूम जो होता है या कोई सी फंगाई हो बेटा, वो स्पोर को रिलीज करता है, और स्पोर्स को रिलीज कर कर मेनली जहां पर भी स्पोर जाएंगे मॉइस्ट एरिया में, वहीं से फिर वो अपना आप को ग्रो कर लेंगे। देखिए बेटा, ये हमको देखने मिल रही है क्या, राइजोपस फंगाई। ये क्या है बेटा, राइजोपस, जो ब्रेड वगैरह पे भी लग जाती है, इस वर्ड राइजोपस, ठीक है। रोटी पर या ब्रेड पर लगने वाली फंगाई का नाम क्या है बेटा, राइजोपस। देखिए बेटा, हमको देखने मिल रही है ये ब्रेड के अंदर भी, ठीक है। तो इट इज व्हाट, इट इज द राइजोपस फंगाई। ये क्या है बेटा, राइजोपस फंगाई है, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट, तो ये हमको अच्छी तरीके से देखने मिल रही है कि ब्रेड पर फंगाई लग चुकी है, एंड दिस इज नोन एज द राइजोपस, ठीक। तो बेटा एक काम कीजिए, आज के लिए ना आप यहीं तक रखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल पढ़ाऊंगा, वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए आप यहीं पर रखिए और अच्छी तरीके से पढ़िए, जितना ही मैंने आपको बताया उन सबके बेटा
नोट्स आप बना लीजिए, अच्छे प्यारे प्यारे कलरफुल नोट्स बनाइए। ठीक है, कभी अगर वक्त मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स किस तरीके से बनाते हैं, या मैं आपको, मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा कभी। तो आप उन नोट्स को देखना बेटा, आप उन नोट्स को जैसे देखोगे ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ सर ने कितनी मेहनत कर रखी है। तो आपको भी बेटा ऐसे ही मेहनत करनी है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।